दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बिहार के इतिहास को कंटिन्यू जारी रखते हुए हम आगे देखते हैं। मगध में चेदी, ये चेदी राज है, इतना छेद करेंगे ना। मगध में चेदी राजवंशों के शासन करने का उल्लेख मिलता है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का प्रतापी राजा कौन था? बृहद्रथ था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार, हम ना कह रहे हैं ये। जय, जिसे महाभारत कहते थे, जय संहिता कहते थे इसे, काव्य के अनुसार बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। जरासंध का जिक्र हमने कभी देखा था ना, सुना था। तो आगे है, जरासंध मगध का प्रतापी सम्राट था। भागवत पुराण अब स्कंध 10 और अध्याय 72 आप लोग पढ़िएगा तो नहीं, पढ़िएगा तो कभी देख लीजिएगा। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 72 के अनुसार और महाभारत के सभा पर्व में भी जरासंध वध की कथा है। इसमें जरासंध को बृहद्रथ वंश का नवम राजा कहा गया है। कौन सा? नवम राजा। उसने काशी, कौशल, चेदी, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, पांड्य, शौवीर, मद्र, कांधार आदि राजाओं को पराजित किया था। इतने सारे है ना, ये तो कहीं पूछा जाएगा नहीं, मेन पॉइंट है नहीं, बस ऐसे ही जानकारी के लिए। जय महाभारत काव्य के अनुसार जरासंध वध के पश्चात मगध साम्राज्य प्रभावहीन हो गया था। अब जब प्रभाव वाला है, प्रभावशील है, तो वध के बाद तो प्रभावहीन हो ही जाएगा। ये जय संहिता कहता है, यानी महाभारत। जरासंध के पश्चात सहदेव मगध का शासक हुआ। जरासंध के पश्चात कौन हुआ? सहदेव हुआ। सहदेव के पश्चात बृहद्रथ वंश के अंत लगभग 727 ईसा पूर्व तक मगध पर 32 राजाओं के शासन करने का उल्लेख मिलता है। किसके बाद? जरासंध के पश्चात सहदेव बैठा। सहदेव के बाद अंत में लगभग 727 ईसा पूर्व तक मगध और अंग के बीच, किसके बीच? मगध और अंग के बीच प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय था अंतिम राजा। किसका? बृहद्रथ वंश का, जिसकी हत्या उसका एक मंत्री पुलिक ने कर दी थी। या तो बेटा करेगा बाप का, नहीं तो मंत्री कर देगा, सेनापति कर देगा अपने ही राजा का, और गद्दी लेंगे ही लेंगे। CLW है ना, एक गया तो दूसरे को जॉब मिलेगी। और अपने नाबालिग पुत्र को, बालिग भी नहीं था, नाबालिग पुत्र को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। इससे नाराज होकर भट्टिय नामक एक सामंत ने उस नाबालिग राजा की हत्या कर दी। हाँ, तो ये तो होगा ही। अब जब नाबालिग है तो वो बेचारा क्या युद्ध करेगा। हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गया। इसी का, यानी भट्टिय का पुत्र ही बिंबिसार था। किसकी हत्या की भट्टिय ने? किसकी? रिपुंजय का मंत्री था पुलिक। पुलिक ने अपने नाबालिग बेटे को बैठाया। इस नाबालिग बेटे की हत्या भट्टिय ने कर दी, और भट्टिय का ही पुत्र था बिंबिसार। ठीक है, तो इसका तो अब अच्छे से जिक्र मिलेगा। मगध का उल्लेख कहाँ कहाँ मिला है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। अथर्ववेद में, दीपवंश में, महावंश में तथा पुराणों में। कहाँ कहाँ मगध का? अथर्ववेद में, दीपवंश में, महावंश तथा पुराणों में। अब हर्यक वंश को देख लेते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, बिंबिसार था। भट्टिय का पुत्र था, भट्ट। तो इसका कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मगध शासक भट्टिय का पुत्र बिंबिसार ने अपने शक्ति बल के आधार पर मगध में एक नवीन हर्यक वंश की स्थापना की। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार इसका जिक्र महावंश में मिला है। उसने 492 ईसा पूर्व तक, अर्थात 52 वर्ष, पुराणों के अनुसार 28 वर्ष और महावंश के अनुसार 52 वर्ष तक शासन किया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के साथ हुआ था। सिंघली, जो श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, सिंघली के बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में? 15 वर्ष की अल्पायु में मगध का शासक बना था। अब के बच्चे गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, पैसे लेते हैं और मजे करते हैं, तो पहले 15 वर्ष की आयु में ही शासक बनते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांवों का अधिपति था।
जनपद कहें या गांव कहें तो कितने का? 80,000। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे। उस समय मिले जुले कई गांवों को आपन कहा जाता था। अपना है आपन, ठीक है। कई गांवों को जो मिला करके उन्हें आपन कहा जाता था। प्रारंभ में उसकी राजधानी गिरिव्रज थी। किसकी? बिंबिसार की। एक वंश बिंदुसार मौर्य वंश का निर्माण कर वहां हस्तांतरित कर दिया। राजगृह गिरिव्रज के बहिर्भाग में था, बाहर था। उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य का विस्तार भी किया था। अच्छा आइडिया था ना, आप लोग भी अपना लेना। वो कहते हैं ना, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। तो अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी विवाह के द्वारा राज्य साम्राज्य को विस्तृत किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्नातक था, उसने अपनी बहन महाकोशला का विवाह बिंबिसार से कर दहेज के रूप में श्रृंगार खर्च के लिए, श्रृंगार करेंगे, ठीक है, वो मांगेंगे ना, श्रृंगार है, काशी में 1 लाख की आमदनी वाला क्षेत्र जागीर में उसे प्रदान किया। किससे विवाह करने पर मिला? प्रसेनजीत की बहन से, महाकोशला से। श्रृंगार रूप में मिला क्या? काशी। कितना आमदनी था? 1 लाख। महाकोशला से बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु हुआ। यही शत्रु बन गया अपने पप्पा का। बिंबिसार का एक विवाह वज्जी राजा चेटक की पुत्री चिल्लना वैदेही से हुआ था। क्या है? चेटक है। चेटक की पुत्री चिल्लना वैदेही से हुआ था, जो वर्धमान महावीर के मामा की पुत्री थी। देखिए किधर का किधर जोड़ लीजिए, याद रखिएगा। क्या थी? चिल्लना वर्धमान महावीर के मामा की पुत्री थी। चिल्लना विदेही से बिंबिसार पुत्र हल्ल और बेहल्ल हुए। जो ये हल्ल और बेहल्ल हुए ना, तो इनका हाल बेहाल कर दिया था अजातशत्रु ने। तीसरी पत्नी मद्रकुल मध्य पंजाब की राजकुमारी क्षेमा थी। तीसरी पत्नी कौन थी? मद्रकुल यानी पंजाब की राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार के आरंभिक शासन काल के दौरान महावीर 6 वर्षों तक मगध क्षेत्र में निवास किए थे। तो ये भी याद रखने लायक पॉइंट है कि बिंबिसार के शासनकाल में वर्धमान महावीर ने कहाँ 6 वर्ष व्यतीत किया था? तो मगध क्षेत्र में। नवीन जैन दर्शन का प्रचार करते रहे। राजगृह में अनेक चातुर्मास व्यतीत किए थे। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है हमें? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में। बिंबिसार आरंभ में जैन धर्मावलंबी था, पहले जैन था। महावीर जब राजगृह के गुणनासल चैत्य में निवास कर रहे थे, कहाँ? गुणनासल। वहां पहुंचकर महावीर का दर्शन किया था। उसने जीव हत्या तथा हर तरह की बलि पर प्रतिबंध लगा दी थी। वह प्रारंभ में महावीर के किसके? अहिंसा नीति का पालक था और उसकी शासन व्यवस्था नियंत्रित, दंड विधान, पुलिस व गुप्तचर व्यवस्था सशक्त थी। कृषकों, शिल्पियों, कारीगरों, विद्वानों आदि को राजकोष से सहायता प्रदान किया जाता था। महापात्र, सेनापति, व्यवहारिक आदि पदाधिकारियों का उल्लेख जैन व बौद्ध ग्रंथों में हुआ है। इन सभी का जैन व बौद्ध ग्रंथों में जिक्र है। बौद्ध चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग कब आया था? बताइए। हाँ है ना, हर्ष के समय में। ह्वेनसांग ने बिंबिसार पुल का उल्लेख किया है। वह कुल उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लेता था। कौन? बिंबिसार। कई महाजनपदों के राजदूत भी राजगृह में निवास करते थे। यह 1/6 भाग इंगित किया गया है, मेन पॉइंट है, याद रखेंगे। बिंबिसार कितना लेता था? 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लेता था। बिंबिसार प्रथम भारतीय शासक था जिसने स्थायी सेना बना रखी थी। यह भी मेन पॉइंट है, इसने स्थायी सेना बना रखी थी, जिसके कारण उसे श्रेणीय भी कहा जाता था। सैनिक बना रखी थी, स्थायी सेना नाम था, एक्स्ट्रा नाम है ना, श्रेणीय। उसने पहली बार हाथी का प्रयोग युद्ध के दौरान किया था। बिंबिसार के शासनकाल के दौरान भारत में 16 महाजनपद थे जो आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे, लड़ते रहे। अब 16 महाजनपद कौन कौन से थे? मेरे साथ बोलिएगा। मगध, काशी, कौशल, अंग, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अशक, अवंती, गांधार तथा कंबोज। याद ना हो तो फिर बोल लीजिएगा। ऐसे अब ये पूछा नहीं जाएगा,
बट एज ए नॉलेज। इनमें मगध बिंबिसार के समय से उत्तरोत्तर विकास करता जा रहा था। जैन तीर्थंकरों, पार्श्व एवं महावीर के कारण मगध का महत्व काफी बढ़ गया था। बिहार से ही जैन धर्म 16 महाजनपदों तक विस्तार पाया और वहां जैन धर्म बहुसंख्यकों का धर्म करता था। बिंबिसार के शासनकाल में मगध का विस्तार संपूर्ण बिहार में हो गया तथा उसका प्रभाव कोशल, मद्र, लिच्छवी, अवंती, गांधार, कंबोज, पांचाल, मत्स्य तक बढ़ गया था। कहाँ तक? कोशल, मद्र, लिच्छवी, अवंती, गांधार, कंबोज, पांचाल और मत्स्य तक। अवंती नरेश प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर मगध का प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया था। कौन थे प्रद्योत? अवंती के राजा थे, नरेश थे। विदुर पंडित जातक, महावग्ग तथा सोनदंड सूत से बिंबिसार की अंग पर विजय की पुष्टि होती है। यह सब लेख हैं जिससे पता चलता है कि इसने अंग पर विजय प्राप्त की थी। बिंबिसार के शासनकाल में गौतम अथवा सिद्धार्थ ने गया के निरंजना नदी के किनारे वर्तमान बोधगया, अब बोधगया कहते हैं, एक पीपल वृक्ष के नीचे 528 ईसा पूर्व में सर्वोच्च ज्ञान यानी बोधि प्राप्त किया था। तब से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, अर्थात सर्वोच्च स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति कहा जाने लगा। गौतम जब बुद्ध बन गए, अच्छा जो घर से निकले, ये इनसे रिलेटेड 4 घटनाएं हैं। गौतम बुद्ध जब घर से निकले तो वह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, एकदम पूछा ही जाता है। घर से निकलने की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह घटना संबोधि कहलाई। ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाई। घर से निकलने की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। जब उन्होंने उपदेश दिया, अब तक क्या था ना कि क्षत्रिय को ब्राह्मण देते थे उपदेश या ज्ञान, और ये क्षत्रिय थे तो इन्होंने ब्राह्मणों को उपदेश दिया या ज्ञान दिया शरणार्थ में। तो वह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब इनका निर्वाण हो गया, देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण, ये 4 घटनाएं थीं। तो यहाँ वही दे रहा है, गौतम जब बुद्ध बन गए तब वह गया से चलकर सारनाथ वाराणसी पहुँचे और वहाँ उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। और बौद्ध संघ की स्थापना के साथ बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। बुद्ध द्वारा बनाए 4 आर्य सत्यों पर इस आधारित अष्टांग मार्ग ने मगध, वैशाली, अंग तथा मिथिला में एक जबरदस्त धार्मिक क्रांति उत्पन्न कर दी। बुद्ध के विचारों में जो मौलिक सरलता थी उसने आम जन पर गहरा प्रभाव जमाया। बिंबिसार ने भी हृदयस्थ भाव से बुद्ध के विचारों को आत्मसात किया। पहले जैन, उसके बाद बौद्ध धर्म। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को बौद्ध भिक्षुओं की स्वास्थ्य सेवा के लिए गौतम बुद्ध के साथ लगा दिया। राज्य वैद्य जीवक बुद्ध के महापरिनिर्वाण तक उनके साथ रहे थे। जीवक का नाम याद रखिएगा, किसने भेजा था? बिंबिसार ने। उसने कश्यप संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? जीवक ने। अब अजातशत्रु को देख लेते हैं। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु, जिसे कुणिक भी कहते थे, कुणिक, ठीक है, उसे श्रेणी या इसे कुणिक, उसके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में मगध का उत्तराधिकारी हुआ। अनुश्रुति के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता को धोखे से बंदी बना लिया, फिर उसे भूखों मार दिया। और जैन अनुश्रुतियां नहीं कहती हैं, वह कहती हैं कि वह पितृहंता नहीं था। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसकी महारानी महाकोशला देवी पति शोक से दिवंगत हो गई। महाकोशला देवी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत ने महाकोशला देवी के श्रृंगार व्यय हेतु बिंबिसार को 1 लाख आमदनी वाली काशी महाजनपद प्रदान की थी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या करेगा? वो वापस लेगा। महाकोशला की मृत्यु के बाद प्रसेनजीत ने काशी जनपद को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। इसी बात को लेकर कौशल और मगध के बीच युद्ध छिड़ गया। उस समय कौन था? शत्रु, अजात शत्रु। संयुक्त निकाय के अनुसार, यह संयुक्त निकाय ग्रंथ में दिया गया है, प्रसेनजीत पहले युद्ध में पराजित हुआ, फिर बाद में युद्ध किया तो
पराजित होकर प्रसेनजीत पहले पराजित हुआ, फिर उसने प्रसेनजीत को पराजित किया और बंदी बना लिया। बाद में दोनों के मध्य संधि हो गई। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किससे कर दिया? अजातशत्रु के साथ कर दिया। इस तरह काशी पर अजातशत्रु का अधिकार यथावत बना रहा। अजातशत्रु पहले अंग की राजधानी चंपा में प्रांतपाल नियुक्त हुआ था। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए उसने अपने पिता की राज्य विस्तार नीति को जारी रखा। मगध और वैशाली के बीच 16 वर्षों तक, कब? 16 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। तब तक लड़ेंगे जब तक हथियार न लेंगे। इस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक तथा रथमूषल, ये दोनों नाम याद रखिएगा, महाशिला कंटक तथा रथमूषल का प्रयोग किया था। मगध बौद्ध ग्रंथ सुमंगल विलासिनी के अनुसार, किसके अनुसार? सुमंगल विलासिनी के अनुसार यह युद्ध कहाँ हुआ था? गंगा नदी के किनारे। रत्नों की खान पर अधिकार स्थापित करने के लिए हम लेंगे हीरा जवाहरात, हम लेंगे। तो जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु अपने सौतेले भाइयों हल्ल और बेहल्ल, आया ना इन लोगों का जिक्र, हल्ल और बेहल्ल से बिंबिसार द्वारा प्रदत्त हाथी शेयणम तथा 18 लड़ियों वाले हीरे को प्राप्त करने के लिए हुआ था। किस लिए हुआ था? हल्ल बेहल्ल से ये सारी लड़ियां और हीरे प्राप्त करने के लिए हुआ था। भयवश हल्ल और बेहल्ल अपने नाना चेटक के संरक्षण में रह रहे थे। हल्ल और बेहल्ल को प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया। इस युद्ध में वैशाली नरेश चेटक पराजित हुआ। हल्ल और बेहल्ल प्रवज्ञा लेकर जैन साधु बन गए। ना रहेंगे राजा, ना होगा युद्ध, साधु बन जाओ। इस जीत में अजातशत्रु का कूटनीतिज्ञ वशक्का और शुंधी का बड़ा योगदान रहा। वशक्का और शुनिद है ना, शुनिद, इनके अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ थे। इस युद्ध के पश्चात बुद्ध के उपदेशों के आधार पर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल की मृत्यु इस युद्ध के दौरान हुई थी। युद्ध के पश्चात बौद्ध आचार्यों ने शत अपरिहाणी धम्म यानी राष्ट्रीय अभ्युदय के 7 नियम बनाए। अब ये 7 नियम यहाँ जिक्र करना उतना जरूरी है नहीं। अजातशत्रु की राज विस्तार नीति से भयभीत होकर चेटक अजातशत्रु के दुश्मन देशों से संपर्क बढ़ाने लगे। यहाँ अजातशत्रु का जिक्र आया है, बौद्ध ग्रंथ का जिक्र आया है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध संगीतियाँ हुई थी 4। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, आप लोग लिख लेंगे, और वह राजगृह में हुई थी। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। याद नहीं है तो याद तो करना पड़ेगा, याद है तो अच्छी बात है, मेरे साथ साथ बोलिए। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। पहली बार हुई है तो महान हुई है ना, तो ऐसे कोरिलेट करना है। महाकश्यप और राजा कौन था? तो शत्रु, अजातशत्रु। 483 राजगृह, महाकश्यप, अजातशत्रु। दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। अब इस समय कौन थे? शबाकामी। अध्यक्ष कौन थे? शबाकामी थे। और कालाशोक राजा था। कालाशोक उस समय राजा था। तीसरी हुई थी 251 ईसा पूर्व में, हाँ ये तो खोजने से मिलेगा, 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिश। मोगलीपुत्र तिश अध्यक्ष थे तीसरी बार में। और राजा अशोक था जो मौर्य वंश का था, ठीक है। और चतुर्थ हुई थी पहली सदी में कश्मीर के कुंडलवन में। पहली सदी में कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में। और उस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? आप लोग बताइएगा हमें कमेंट में। कनिष्क के, चंद्रगुप्त द्वितीय के किसके काल में रहते थे? और राजा इस समय कनिष्क था, जो कुंडलवन में हुई थी चौथी संगीति, ठीक है। और इस समय हीनयान महायान में विभाजित हुआ था। विभाजित तो दूसरी ये में ही हो गई थी, बौद्ध संगीति में ही। उसके समय अब नाम पड़ गया चौथी में हीनयान और महायान। जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र के अनुसार चेटक ने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा काशी और कौशल के 18 गणराज्यों को, किसको
देख लीजिए एक बार। लिच्छवियों, 9 मल्लों, काशी और कौशल के 18 गणराज्यों को एकत्र कर मगध नरेश अजातशत्रु के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। काशी, कौशल, वैशाली को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्लों को भी पराजित किया। मल्लों को पराजित करने से पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भाग मगध में मिल गया। हराएंगे और प्रदेश को बढ़ाएंगे। मंझिम निकाय के अनुसार अवंती, जो मालवा कहा जाता है, कि राजा चंडप्रद्योत के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। किसके? अवंती के राजा चंडप्रद्योत के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने किसका निर्माण करवाया था? राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था, दुर्ग बनवाया था। दोनों एक दूसरे से भयाक्रांत थे, वो भी डरा हुआ, ये भी डरा हुआ। चंडप्रद्योत का देहांत हो जाने से अजातशत्रु उधर से निश्चिंत हो गया और उसका ध्यान उत्तरी सीमांत की ओर हो गया। उसने उत्तरी क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की और मगध की सीमा हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई। भास के अनुसार अजातशत्रु ने अपनी कन्या पद्मावती का विवाह वक्तराज उदयन के साथ किया था। वक्तराज उदयन के साथ किया था। उदयन क्या था? उदयन मगध एवं अवंती, मगध और अवंती में युद्ध चलते रहता था। उन दोनों के बीच यह सुलहकार था। कौन? उदयन। इस सुलह के कारण दोनों प्रतिद्वंदी ही बने रह गए। कौन कौन? अजातशत्रु और उदयन। ठीक है, यह अवंती के साथ इसके खट्टे संबंध थे, इसलिए दोनों झगड़ते रह गए। अजातशत्रु की धार्मिक नीति उदार थी। आरंभ में वह जैन था, परंतु बौद्ध गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर बुद्ध का अनुयायी बना। ठीक है, इसके पिता यानी बिंबिसार भी आरंभ में जैन थे, बाद में बौद्ध धर्म ली। इससे प्रभावित होकर इसने भी बौद्ध धर्म अपना ली। 2वीं सदी ईसा पूर्व भरहुत स्तूप की एक वेदिका पर अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता है। अजातशत्रु भगवती वंदते उत्कीर्ण है, जो उसके बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। आगे इसे जारी रखना है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।